So our MCQ number 1 is, a person has swollen lymph nodes after a throat infection. What does this indicate? So option number 1 is failure of circulatory system, extra glucose storage, active immune response और blockage of digestive tract. So अगर हम इस पर बात करें तो आपका जो पहला ऑप्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा सिचुएशन में, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर ये भी बिल्कुल ही रॉन्ग है। अब अगर हम बात करें एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोरेज की या एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की, तो हमें पता है कि हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में काम करते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम एक कहना चाहिए इम्यूनिटी में एक अच्छा रोल प्ले करता है। सो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट, एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। सो MCQ B is which specialized cell of liver performs phagocytic function। तो आपके पास जो नीचे सेल्स दिए हुए हैं इनमें से कौन से सेल्स लिवर में होंगे? तो शॉन सेल्स हमें पता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे, पेराइटल सेल्स और सीड सेल्स आपके स्टमक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होंगे। तो आपके पास एक ही सेल्स बचते हैं जिनको आप कहते हैं कप्फर सेल्स, और यही जो कप्फर सेल्स हैं ये आपके इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, या कहना चाहिए फैगोसाइटिक फंक्शन करवाते हैं। Next one is when antibodies produced by the B cells and kill the antigens, this is called। So आपके पास दो कहना चाहिए इम्यूनिटीज होती हैं, एक आपके पास सेल मीडिएट इम्यूनिटी है और एक आपके पास जो कहना चाहिए एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी है। तो एंटीबॉडीज आपके जो है वो बी सेल्स बनाते हैं, और इस तरह की जो आपके पास इम्यूनिटी होती है उसको आप कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, राइट। The next one is B lymphocytes are formed and mature in। ठीक है, B lymphocytes कहाँ पर बनेंगे और कहाँ पर मेच्योर होंगे? तो ये दोनों काम जो है वो बोन मैरो में हो रहा होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर टी सेल्स की बात करते हैं तो टी सेल्स के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन थाइमस होता, राइट। नंबर 5 इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट्स, यानी कि थर्ड लाइन कब एक्ट करेगी? Only after the second line ends, simultaneously with the second line, only in children or only in vaccinated person। तो C और D ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग हो गए। एक ही बात करें कि सेकंड लाइन के बाद थर्ड लाइन एक्ट करेगी या सेकंड लाइन के साथ साथ थर्ड लाइन एक्ट करेगी, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ओनली आफ्टर द सेकंड लाइन एंड्स, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज द hallmark of the immune system is the ability to distinguish। hallmark का मतलब होता है कोई भी एक्स्ट्रा या डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम किन दो चीजों में फर्क बता सकता है? एंटीजेंस और एंटीबॉडीज, टॉक्सिन्स और एंटीटॉक्सिन्स, सेल्फ या नॉन सेल्फ या इनेट और एडेप्टिव। तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है दैट इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, बिकॉज आपकी जो बॉडी है उसके अंदर एंटीबॉडीज और उसका भी डिफरेंस पता चल सकता है, बट आपकी बॉडी के कौन से मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के अपने हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स को आप फॉरेन पार्टिकल्स कह सकते हो, तो ये चीज आपको बताता है इम्यून सिस्टम। सो 7-1 इज एंटीजेंस बेस्ट डिस्क्राइब इज। एंटीजेंस क्या होती हैं? एंटीजेंस एनी सेल्फ मैक्रोमोलिक्यूल, तो एंटीजेंस तो हमारी बॉडी के सेल्फ मॉलिक्यूल्स हो ही नहीं। ठीक है, अ फॉरेन मॉलिक्यूल दैट एलिसिट्स रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल जो कि रिस्पॉन्स शुरू कर सकता है उसको आप कहते हैं एंटीजन। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडीज कौन से सेल्स से बनती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी लिम्फोसाइट्स। कि आपके पास जो बी लिम्फोसाइट्स है ये आपकी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज वेरी। यानी कि अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? जो कि टाइम के साथ साथ हमारे अंदर, या पर्सन टू पर्सन कहना चाहिए, टाइम के साथ साथ आपके अंदर जो रिस्पॉन्सेज पैदा होते जाते हैं उनको आप कहते हैं अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज। तो इसके अंदर कहा हुआ है कि अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज वेरी करते हैं, नॉट ऑल और बिटवीन पीपल, स्लाइटली इन चिल्ड्रन ओनली, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओनली बाय सेक्स। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है दैट इज सी, यानी कि फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आपके जो अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं वो वेरी करेंगे। ऑप्शन नंबर 10 इज द वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम कैन जनरेट। ठीक है, वर्टिब्रेट्स का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या जनरेट कर सकता है? 1 एंटीबॉडी पर पैथोजन, 1000 ओनली और बिलियंस ओनली, और ओनली IgM एंड IgD।
तो आपके पास जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज भी बनेंगी वो बिलियंस एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। और आईजीएम आईजीडी जो है वो एंटीबॉडीज के नेम्स हैं, ठीक है। और वन एंटीबॉडी पर पैथोजन जो है वो नहीं बनती, तो बिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज और डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज आपके पास बन रही होती हैं। So MCQ number 11 is recognition of a foreign organism as non-self is required for, यानी कि जब आप किसी अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल को नॉन सेल्फ की तरह आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इनेट बैरियर्स या अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स या कोएगुलेशन और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन ओनली। तो इनेट बैरियर्स जो है वो तो बाय नेचर ये कहना चाहिए बचपन से होता है। तो अगर आपने अपने किसी फॉरेन पार्टिकल को नॉन सेल्फ की तरह रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए आपको अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, जो कि टाइम के टाइम आपके साथ टाइम टू टाइम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज MHC मॉलिक्यूल सर्व प्राइमरीली एज, तो MHC की जो फुल फॉर्म है दैट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और ये आपकी बॉडी का जो है वो आईडी कार्ड या आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है। आपके जो इम्यून सेल्स या लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इसी मॉलिक्यूल को चेक करते हैं, और जिन मॉलिक्यूल्स के पास MHC होता है उनको सेल्फ की तरह रिकॉग्नाइज करके, यानी कि ये आपकी बॉडी के अपने मॉलिक्यूल्स हैं, उनको इस तरह रिकॉग्नाइज करके छोड़ दिया जाता है, और जिनके पास ये नहीं होता उनको जो फिर है टारगेट किया जाता है। तो आप यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ये जो है सेल सरफेस आइडेंटिफिकेशन कार्ड। So next one is human leukocyte antigens are, तो human leukocyte antigen क्या होते हैं, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज HLA, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज C। अब C करेक्ट क्यों है, बिकॉज आप जब ऑल वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें आपका जो आईडी कार्ड है वो MHC होता है, लेकिन अगर हम कहें कि ह्यूमंस में MHC सिस्टम का क्या नाम है तो आप उसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे MHC जो ह्यूमंस में होते हैं उनका एक अलग नाम है जिसको आप ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज MHC1 स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, यानी कि MHC1 का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। So 3 alpha subunits and beta 2 microglobin, 2 alpha 2 beta only peptide polypeptide और lipid anchor only। So यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर A है दैट इज करेक्ट, कि आपके MHC1 के स्ट्रक्चर में 3 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3, और बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट वन इज द बाइंडिंग ग्रूव बिटवीन अल्फा 2 एंड अल्फा 1 ऑन MHC1 इंटरेक्ट्स विद, यानी कि अल्फा 1 और अल्फा 2 के दरमियान जो बाइंडिंग ग्रूव होता है वो किससे इंटरेक्ट करता है, वो इंटरेक्ट करता है आपके नेचुरल किलर सेल्स के साथ, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स को ये सिग्नल देता है कि हम आपकी बॉडी के जो है वो अपने सेल्फ मॉलिक्यूल्स हैं और आपने हमारे ऊपर अटैक नहीं करना, ठीक है। और जिन बॉडी के पास जिन सेल्स के पास MHC1 नहीं होगा तो उनके पास अल्फा 1 अल्फा 2 और बाइंडिंग ग्रुप भी नहीं होगा, दैट्स व्हाई फिर NK सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स है उन पे अटैक कर देते हैं। 16 इज MHC2 बाइंडिंग ग्रुप इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि MHC2 जो है ये भी एज आइडेंटिफिकेशन कार्ड ही काम करता है, तो कह रहे हैं कि इसका ग्रुप कैसा होता है। तो MHC2 का जो मॉलिक्यूल है या जो इसका बाइंडिंग ग्रुप है वो दोनों तरफ से ओपन होता है, यानी कि बोथ एंड्स ओपन कह सकते हैं आप इसको, और शैलो भी होता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है शैलो एंड ओपन एट एंड। 17 इज MHC1 प्रेजेंस इज टिपिकली ऑन, MHC1 जो है वो आपकी बॉडी के किन सेल्स में हो सकता है, तो ओनली RBCs, ओनली B सेल्स या ओनली मैक्रोफेजेस इज नॉट करेक्ट, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट वन इज इंटैक्ट MHC1 सिग्नलिंग पेट्रोलिंग सेल्स दैट द सेल इज, यानी कि जिनके पास MHC1 होगा वो किस तरह के सेल्स होंगे, वो आपकी बॉडी के अपने सेल्फ सेल्स होंगे। नेक्स्ट वन इज लॉस और ऑल्टरेशन ऑफ MHC1 टेंड्स टू ट्रिगर, यानी कि अगर किसी के पास MHC1 हो ही ना या फिर उसमें कोई ऑल्टरेशन हुई भी हो तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी टॉलरेंस करेगी यानी कि उसको बर्दाश्त कर लेगी, रख लेगी, या टर्मिनेशन ऑफ द टारगेट सेल, यानी वो जो सेल है जिसमें MHC1 लॉस हो गया या ऑल्टरेशन हो गई उसकी वो खत्म हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है टर्मिनेशन ऑफ टारगेट सेल,
और ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। 20 इज अ डैमेज टिश्यू रिलीजेज, यानी कि अगर आपका कोई टिश्यू है और वो डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हिस्टामाइन रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, या दोनों रिलीज होंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी क्यों करेक्ट है? क्योंकि जब आपका कोई टिश्यू डैमेज होगा तो हिस्टामाइन रिलीज होगा और वहां पर कहना चाहिए स्वेलिंग हो जाएगी या रेडनेस हो जाएगी, और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा ताकि वहां पर पेन वाली सिचुएशन नहीं। 21 is which cells of the immune system are largely responsible for antigen presentation? आपकी बॉडी के वो कौन से सेल्स हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटेशन में काम करते हैं? सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आपकी बॉडी के वो सेल्स हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या एपीसीज हम इनको कह सकते हैं वो। 22 is the dead bacteria in pus formation in the wounded region is known as, यानी कि अगर आपका किसी वाउंड में किसी जख्म में पस आ रही है या पस प्रोड्यूस हो रही है तो ये कैसा रिस्पॉन्स है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिएक्शन। तो इस चीज को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अच्छा देखो, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैसे आता है कि सबसे पहले आपका जो है वो हिस्टामाइन रिलीज होता है। ठीक है, हिस्टामाइन रिलीज होने के बाद वो WBC को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे कीमोटेक्सिस एक WBC है। तो जब व्हाइट ब्लड सेल आ जाते हैं तो वो जो भी बैक्टीरिया वायरस होता है उसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे पस फॉर्म हो जाती है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। Next one is which leukocyte releases histamine to dilate blood vessels and increase blood flow to infected area? यानी कि कौन से ल्यूकोसाइट्स, कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बेसोफिल्स। ये वो कहना चाहिए व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ येलो सब्सटेंस ओजिंग आउट फ्रॉम अ वाउंड हैज, यानी कि आपका जो येलो सब्सटेंस है या इसको हम पस भी कह सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? उनके अंदर आपके पास लिम्फ भी हो सकता है, आरबीसीज भी हो सकते हैं और डेड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बट WBC उसके अंदर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस पायरेक्सिया एक्सेप्ट, यानी कि जो भी हैं ये 4 फैक्टर्स, इनमें से कौन सा फैक्टर पायरेक्सिया नहीं करवाएगा? आपके पास पहला ऑप्शन है इंटरल्यूकिन 1, फिर इंटरल्यूकिन 6 और इसके बाद ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर। ये तीनों आपके पास पायरेटिक एजेंट्स हैं या पायरेक्सिया करवाते हैं। एक एजेंट है इंटरफेरॉन बीटा, ये आपका पायरेक्सिया में रोल प्ले नहीं करता। 27 इज नॉन स्टीरोइडल एंटीपायरेटिक ड्रग्स इज, तो आपके पास एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है वो 3 टाइप्स की होती है, उनमें से एक टाइप नॉन स्टीरोइडल है। तो आपके पास ये जो ड्रग है आइबुप्रोफेन, ये आपके पास जो है वो नॉन स्टीरोइडल ड्रग के अंदर शामिल होती है। नेक्स्ट वन इज द सेल्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी आर मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट आर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्योंकि यही लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स कहना चाहिए वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन इज नेचुरल किलर सेल्स रिकॉग्नाइज एंड किल, यानी कि एन के सेल्स किस चीज को पहचानते हैं और फिर उसको किल कर देते हैं? तो नेचुरल किलर सेल्स की जो स्पेशलिटी है वो ट्यूमर सेल्स, कैंसरस सेल्स हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा। नेक्स्ट वन इज एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? तो जब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एंटीबॉडी के अंदर 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स होंगी और 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स होंगी, राइट? तो यहाँ पर हमारे 30 MCQs कंप्लीट होते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।